नमस्कार, मैं डॉक्टर उपेंद्र भारद्वाज, सीनियर रजिस्ट्रार न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, कंसल्टेंट जनरल सर्जरी, बीके सिविल हॉस्पिटल, फरीदाबाद। भाइयों, कोरोना के केस कम हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक नई बीमारी ब्लैक फंगस के केस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ये नई बीमारी नहीं है, रेयर बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अब इसके केस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ब्लैक फंगस है क्या? फंगस, जैसे मैंने बताया था कि वायरस एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। यदि वो शरीर के बाहर रहता है तो कंकड़, पत्थर, लोहे इसकी तरह बिहेव करता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो वो वायरस जीवित होता है। ऐसे ही ये फंगस क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी हैं। जब ये स्पोर फॉर्म में रहेंगे तो प्लांट की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही किसी अपने एनिमल होस्ट पे या बॉडी के अंदर जाएंगे हमारे, तो एक बेल की तरह बढ़ेंगे जैसे प्लांट बढ़ता है। तो ये करता क्या है? सबसे पहले म्यूकोरमाइकोसिस वातावरण में हर जगह है। मैं, आप, हर व्यक्ति बहुत सारे स्पोर दिन में कई बार लेता रहता है ब्लैक फंगस के। ये बॉडी में जाता है, हमारी इम्यूनिटी उसको डैमेज करती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब आया कब चला गया। लेकिन कोरोना के इलाज में हम स्टेरॉयड यूज करते हैं। स्टेरॉयड यूज करने का मेन कारण है इन्फ्लामेशन को कम करना, जिससे कि हमारे लंग में और बॉडी में डैमेज कम हो वायरस की वजह से। लेकिन स्टेरॉयड के अपने दो साइड इफ़ेक्ट भी हैं। काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं, दो मेन बता रहा हूँ। एक तो इम्यूनिटी कम करना, दूसरा शुगर को बढ़ाना। यदि पेशेंट नॉन डायबिटिक है तो उसका शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ता, यदि वो डायबिटिक है तो उसका शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। तो उससे शरीर में एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि स्टेरॉयड की वजह से इम्यूनिटी कम, शुगर बहुत ज़्यादा। तो किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के लिए बड़ा ही अच्छा जगह होती है ग्रो करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ म्यूकोरमाइकोसिस के साथ होता है। जब भी पेशेंट स्टेरॉयड पे होता है, उसकी शुगर बढ़ी हुई होती है, तो म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर हमारी सांस के रास्ते, नाक के रास्ते अंदर चले जाते हैं, वहाँ म्यूकोसा से चिपक जाते हैं। म्यूकोसा का तात्पर्य यह है कि जो हमारे नाक के अंदर की रेड रेड लाइनिंग है, उसको हम अपनी भाषा में म्यूकोसा बोलते हैं। इसका कंपेरिजन हम किसी एक बीज से करेंगे। जैसे कि कोई एक ज़मीन है जिसमें नमी अच्छी है, खाद अच्छी है और पानी की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ पे किसी भी बीज को आप लगा दोगे तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और थोड़े दिन बाद उस खेत में बेल की तरह पूरी हर जगह फैल जाएगा। ऐसे ही ब्लैक फंगस के साथ है। जब भी वो आपकी नाक की म्यूकोसा के अंदर जाता है, तो चूँकि म्यूकोसा है तो नमी भी वहाँ पे ज़्यादा है नाक के अंदर, शुगर बॉडी की बढ़ी हुई है तो हर जगह शुगर है, तो उसके लिए वो खाद का काम करती है। म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, तो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आती है, वो पानी की तरह कार्य करता है। और चूँकि स्टेरॉयड पे है पेशेंट, तो इसीलिए इम्यूनिटी उसकी कम है, तो उसको कोई रोकता भी नहीं है। तो जब भी ब्लैक फंगस म्यूकोसा में ग्रो करता है, बीज की तरह अंदर चला जाता है, तो वो बेल की तरह ग्रो करता है। तो थोड़े दिनों बाद पूरी म्यूकोसा पे, जैसे दीवार पे बेल चल जाती है, ऐसे ही ये ब्लैक फंगस पूरी एक लेयर बना लेता है, जिसको हम माइसीलिया कहते हैं। जब ये पूरी लेयर बना लेता है, तो उसके बाद ये म्यूकोसा के अंदर भी घुसता है। वहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे ही घुसता है तो वहाँ फ्रेश ब्लड होता है, जिसमें शुगर भी ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी कम होती है। तो ये वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है। वो ब्लड वेसल किसी दूसरी जगह ब्लड ले जा रही होती है। अब चूंकि इतनी ग्रो करता है ये ब्लैक फंगस कि ब्लड को रोक देता है, तो जिस हिस्से में ब्लड ले जा रही होती है वो ब्लड वेसल्स या खून की नली जिसको कहेंगे, वो एरिया को ब्लड नहीं मिल पाता, वो सड़ना शुरू हो जाता है, और वो और इस
फंगाई के लिए खाद की तरह काम करता, तो ये फंगाई बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब उसके बाद क्या करता है ये फंगाई, फिर हमारे साइनस होते हैं यहाँ पर। साइनस बताता हूँ क्या होता है कि चेहरे की जितनी हड्डियाँ हैं, अगर वो पूरी ठोस होती तो इतनी भारी होती हम सिर भी नहीं उठा पाते। तो नेचर ने एक ऐसा कार्य किया है कि जो हमारी हड्डियां हैं चेहरे की, उनके अंदर, सभी के अंदर खाली खाली जगह छोड़ी है, उनको हम साइनस बोलते हैं। उनका इन्फेक्शन जब भी होता है या इन्फ्लामेशन होता है उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो ये फंगाई नाक के रास्ते साइनस में जाएगा, साइनस में भी अच्छी तरह ग्रो करेगा, वहाँ से आँख में जाएगा, आँख में भी अच्छी तरह ग्रो करेगा, और आँख के रास्ते अगर ब्रेन में चला गया तो वहाँ भी ग्रो करता है। और जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स मिल जाएंगी उनको बड़ी जल्दी से घुस जाएगा उनके अंदर, और उनमें बहुत अच्छे ग्रो करके उनको ब्लॉक कर देगा। तो इसका मेन जो जितनी भी उसकी लक्षण हैं इसी के आधार पे हैं। तो ये एक मोटी मोटी मैकेनिज्म हुई कि कैसे ब्लैक फंगस हमें डैमेज करता है। अब ये होता कैसे है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया कि स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कम होना, शुगर का लेवल ज़्यादा होना, जो मरीज ऑक्सीजन ले रहे हैं उनमें जो पानी होता है उस पानी का गंदा होना। तो ये सब चीज़ें ब्लैक फंगस के लिए बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। तो जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होता है उसी आधार पे हमने इसको टाइप इसके बताए हुए हैं। अगर नाक में होता है तो राइनो, आँखों में होता है तो ऑक्यूलो, राइनो मतलब नाक, हमारी भाषा में राइनो नाक बोलते हैं, ऑक्यूलो आँख को बोलते हैं। ब्रेन में अगर हो जाता है तो सेरिबेलो, लंग्स में हो जाता है तो पल्मोनरी, और पूरी बॉडी में होता है तो डेसिमेंटेड। तो ये ब्लैक फंगस के टाइप हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं, जैसे नाक में हुआ तो नाक में काली पपड़ी होना, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से एरिया सड़ गया तो डिस्चार्ज होता है, तो नाक का डिस्चार्ज हो गया। साइनस में चला गया, साइनस में इतना ज़्यादा ग्रो किया कि साइनस पूरा भर गया। तो भर गया तो साइनस एक लिमिट तक तो उसको सहन कर सकता है, जब भर गया तो पूरा प्रेशर होगा, प्रेशर होने के बाद इसमें पेन होगा, तो पेन आपको होगा। जब यहाँ पे पेन होगा तो सूजन भी आएगी, तो ये हिस्सा रेड हो जाएगा। आँख में जाएगा, पूरी आँख लाल हो जाएगी जिसको कीमोसिस बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, ऑप्टिक नर्व जिसकी वजह से हम देखते हैं, तो आँखों की रोशनी कम हो जाएगी। ब्रेन के अंदर चला गया तो ब्रेन में जिस जिस एरिया की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेगा उस एरिया के सिम्टम आएंगे, आदमी बेहोशी की अवस्था में पहुंचेगा। और अगर जिस जिस ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करेगा वो ब्लड वेसल्स जिस ब्रेन के एरिया को सप्लाई करेगी वो एरिया काम करना छोड़ जाएगा। जैसे मरीज के ब्रेन के उस हिस्से को इन्वॉल्व किया जिस हिस्से से सीधा हाथ चलता है, तो ब्रेन का वो हिस्सा इन्वॉल्व होती मरीज का सीधा हाथ नहीं चलेगा। ये इसके सिम्टम है, बड़े सिंपल। फेफड़ों में पहुंच जाएगा तो खांसी होनी है, बलगम आना है, सांस लेने में तकलीफ होनी है। अगर पूरे शरीर में फैल गया तो अलग अलग तरह के लक्षण आएंगे। तो इसका इलाज क्या है, तो भाइयों मेरा एक उद्देश्य रहता है, इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि किसी बीमारी के ना होने देना ही सबसे अच्छा इलाज है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेरे जितने भी मरीज मुझसे इलाज कराते हैं वो हमेशा जानते हैं, मैं उनसे किसी भी बीमारी के लिए पूछते हैं कि साहब इसका क्या इलाज है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ ये बीमारी ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो का उद्देश्य भी ये है कि कैसे हम इसको रोका जाए। तो सबसे पहले स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज, अपने आप स्टेरॉइड यूज ना करें, ट्रेंड डॉक्टर के पास जाके उन्हीं की देखरेख में स्टेरॉइड यूज करें। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ शुगर, शुगर की मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। यदि शुगर बढ़ गई तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर होना चाहिए। मरीज भर्ती है तो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ना यूज करें, मेडिकल ऑक्सीजन यूज करें। उसमें जो पानी भरते हैं उसको डेली
चेंज करें, मरीज को खुली हवा में रखें और जो भी योगा अभ्यास हैं वो करते रहें। ये सब करेंगे तो एक रुकने की संभावना है। अब इसका इलाज क्या है? तो इलाज दो तरह से है, एक मेडिकल इलाज और एक सर्जिकल इलाज। तो मेडिकल इलाज की बात करते हैं पहले से। तो इन दिनों एक दवाई की काफ़ी डिमांड है, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। तो ये एक दवाई है एम्फोटेरेसिन बी, उसी का ही प्रतिरूप है। एम्फोटेरेसिन बी हम उन लोगों में यूज करते हैं जिनकी किडनी और लिवर सही हैं, यूज कर सकते हैं। उसमें इनकी डोज 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है। लेकिन जो लोग हैं जिनमें किडनी और लिवर के डैमेज होने की संभावना ज़्यादा है, तो उसमें हम लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी यूज करते हैं। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी और एम्फोटेरेसिन बी में काम करने में कोई अंतर नहीं है, बस लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी के साइड इफ़ेक्ट कम है, लेकिन इसकी डोज 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे है। ये दवाई क्या करती है कि जो ये म्यूकोर है, ये म्यूकोर के जो स्किन है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो स्किन है उसमें छेद कर देती है बहुत सारे, तो उसके अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है और ये फंगस मर जाता है। तो ये इसका काम करने का तरीका है एम्फोटेरेसिन बी का। लेकिन चूंकि एम्फोटेरेसिन बी इस समय मार्केट में है नहीं, बड़ी क्राइसिस है, तो और भी दवाइयां हैं जो इसके बराबर काम करती हैं। एक और दवाई है इज़ावुकोनाज़ोल। ये दवाई बैक्टीरिया की, फंगस की, ब्लैक फंगस की स्किन ही नहीं बनने देती, तो जिससे ये ग्रोथ नहीं बन कर पाता। जो एक सेल बन गई वो तो ठीक है, लेकिन उससे दूसरी सेल नहीं बनेगी। तो इज़ावुकोनाज़ोल 2015 में या 2015 में FDA ने अप्रूव की थी म्यूकोरमाइकोसिस की। और इज़ावुकोनाज़ोल का एक फ़ायदा ये भी है कि ये एस्परजिलोसिस में ही काम करती है। म्यूकोरमाइकोसिस के साथ एस्परजिलोसिस में काम करती है। ये इज़ावुकोनाज़ोल हो गया। तीसरी दवाई होगी पोसाकोनाज़ोल। पोसाकोनाज़ोल भी इन दोनों दवाइयों के साथ मिलकर अच्छा काम करती है। ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। मेडिकल मैनेजमेंट की एक थोड़ी सी बात यह है कि लंबे समय तक चलता है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट आ गया। सर्जिकल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बस आपकी जो खरपतवार जो खेत में है उसको उखाड़ के फेंकना है। ऐसे ही हम दूरबीन के मदद से नाक के रास्ते जाते हैं और जहाँ जहाँ ये ग्रो कर रखी है ब्लैक फंगस ने, उसको पूरे हिस्से को निकाल के ले आते हैं। अगर वो बोन के अंदर जा चुका है तो उसको भी निकालना पड़ता है। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाइयों, फिर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। मेरे डॉक्टर लोग तो क्या समझ जाएंगे, डॉक्टर दोस्त हैं जो भाई हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ तो हम लोग मतलब पूरा सोसाइटी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न उत्पादकों का प्रचार कर रही है कि कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाएं, और दूसरी तरफ हम डॉक्टर लोग ऐसी दवाई यूज कर रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो रही है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।